वो बंदा जो AI यूज़ कर रहा है वो तुम्हारे जॉब ले जाए। मिड जर्नी, चैट GPT, तो उनसे बात कर सकते हो यार। जो लॉजिक है क्रिप्टो मार्केट में अप्लाई होता है। जो गोल्ड है वो बिटकॉइन है, जो तेल है वो इथेरियम है। Welcome to Crocs with Socks. This is our first episode and I'm really excited for this one. Today we have Varun, who's a crypto educator, tech enthusiast and also a music producer. Varun बहुत कुछ करता है पर उससे अच्छा क्रिप्टो के बारे में और AI के बारे में ज्ञान देता है. We talked about discipline, मुझे उसने क्रिप्टो के बारे में बेसिक समझाया और बहुत कुछ. Without holding you guys for long, let's get into the podcast. हम नहीं बैठ सकते शांति से, हमारा दिमाग ADHD है हमें. हाँ actually हाँ, मुझे पता है. it kind of translates into that fact for sure. Yeah, I have thought about Creative minds are like that a little. मतलब people who cannot be at one place and just not sit all the time. That's a little fidgety. That is true, but the problem is all the successful artists have this organized side of their brain which is working. So I'm not sure about the organized side, but there are three things which I recently came across. कि सक्सेसफुल लोगों के क्या traits होते हैं. ट्रेड्स परफेक्टली मतलब ऑन पॉइंट. आई सॉ रील, यहाँ पता नहीं क्या सीन था, उसमें वो बोलता है कि भाई रिच लोग हैं, ठीक है, मतलब वो कोई अनफिट भी है, अपना वॉरेन बफे मैकडी खाता है जब मर्जी, मतलब हाँ डेली बर्गर खाता है वॉरेन बफे. शिटी लाइफस्टाइल मेक्स बिलियन. समबडी वुड से कि जल्दी उठो, वेक अप एट 5, हैबिट्स ऑफ बिलियनियर, जो भी लिखते हैं लोग किताब. और कोई बहुत लेट तक उठता है, एंड्रू टेट बोलता है भाई फक इट, मैं 1 बजे उठता है. एंड्रू टेट तो है ना, just saying he has money, no, let's forget how he has made it. The point is to be where you have wealth. Yeah. And if let's say Andrew Tate is not a good example, there are a lot of people who've made money by not waking up early, I'm pretty sure. वो थोड़ा सर्च कर लेंगे, बट तुम्हारे का ये आर्केटाइप तो नहीं होगा ना कि हर कोई सुबह उठ रहा है. नहीं, डेफिनेटली नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट. दुनिया का पूरा सीन चेंज हो गया है, क्या क्या आ चुका है, लोग अलग अलग तरीके से जॉब कर रहे हैं. इनफैक्ट कोविड हमको चाहिए था इस चीज़ के पुश के लिए, तो पुश आ चुका है, अब लोग क्रिएटिव वेज निकाल रहे हैं काम करने के लिए. सो आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स. योर सक्सेस डजंट मैटर ऑन व्हाट टाइम यू आर वेकिंग अप. इवन आई एग्री. कोई कुछ मैटर नहीं करता है, तुम बस काम करो. वो 3 Idiots में रैंचो बोलता है ना, एक्सेलेंस से काम करो. एक्चुअली दैट इज द ओनली थिंग व्हिच वर्क्स. और वो प्रिसाइजली एक्सेलेंस वाले पॉइंट पे जब वो बताता है 3 ट्रेट्स में क्या है, टेट्स 3 traits. आई वाज क्लोज, उससे पीछे नहीं थे. ओह नो, 3 traits. वही कह रहा हूँ मैं कि द वर्ल्ड कैन नॉट टेक 3 traits मैन. हाँ ब्रो, इट नीड्स मोर. अरे नहीं, आई लीव द वर्ल्ड देन. ब्रो स्विच ऑन करना उधर से. टाइम टू से बाय. अरे 3 traits आ गए तो हो गया भाई, हम जा रहे हैं. फिर हम किसी जंगल वंगल में चले जाएंगे और हम वहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेंगे. सारे कैमरा ऑन है. अरे वो सब हमारा ये सिस्टम नहीं, कैमरा ऑन है, मतलब चल रही है रिकॉर्डिंग. अच्छा ये सुन, तो जो 3 वो सक्सेसफुल वो थे ट्रेड्स वाली बात, उसमें इंसान बोलता है सबसे पहली चीज़ है कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, पर इंसान को फील होता है कि मैं बेटर हूँ दूसरों से, क्योंकि उसने अपने आप पे काम किया होता है, या फिर उसको लगता है आई नीड मोर. डेफिनेटली. ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बट यू डिजर्व मोर, तो वो काम दबा के करता है. दूसरा पैराडॉक्सिकली उसको सेल्फ डाउट भी होता है, बिल्कुल, कि आई एम नॉट गुड इनफ. मतलब इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम एग्जैक्टली. पर बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है कि जहाँ पे आउटराइटली अगर आसपास भी लोग बोल रहे हैं कि तू बढ़िया है, बट उसके अपने दिमाग में पता है नहीं, ये और अभी फाइन करना है, इसको और तराशना है, इसको और निखारना है. डेफिनेटली. तो वो निखारने वाली चीज़ भी होती है, बट आउटसाइड वर्ल्ड को दिख रहा है कि ये क्रेजी आदमी है, बट अपने दिमाग में उसको पता है नहीं, ये अभी बचा है. यस, ये ऐसा होता है ना, इट्स अ डिल्यूजन. ये डिसोसिएटिव चीज़ें होती हैं. जब एक आदमी अपने एक ही पर्पस को लेके इतना लगा हुआ है, पूरी ज़िंदगी उसने उतना ही काम कर रखा है, तो वो टनल विजन हो जाता है. उसका फोकस और उसका पूरा परसेप्शन एक ही चीज़ की तरफ बढ़ता रहता है. आसपास की चीज़ों से वो और दूर होता रहता है. तो यहाँ पे इसलिए ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब ज़रूरी होता है. समटाइम्स लॉट ऑफ पीपल लूज देमसेल्व्स. अपना आंसर ढूंढते दुनिया का सच और वो सब जानना भूल जाएंगे, सिर्फ एक ही चीज़ में लगे रहेंगे. और वो भी होता है ना कि मतलब यू आर टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, लाइक यू आर सुपर क्रिटिकल. यूजुअली यू आर फॉरगिविंग टुवर्ड्स पीपल कि हाँ यार कोई मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू यू यू आर लाइक नहीं यार ये चीज़ क्यों है ऐसी. डेफिनेटली. एंड देन यू विल बीट योरसेल्फ फॉर दैट. दैट्स ट्रू. अभी ये एग्जैक्ट सीन मेरे साथ प्ले आउट हो रहा था जब मैं अपना क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में काम कर रहा था. एक्चुअली
उसमें ये हो रहा था मेरे साथ, बिकॉज आई वॉज गेटिंग सो टनल विजन, एक ही चीज़ दिमाग में चल रही है, एक ही चीज़ पे फोकस बैठा हुआ है मेरा, उसके आसपास कुछ सोचा नहीं जा रहा। तो उस चक्कर में फिर मेरा कंटेंट का जो आउटपुट था वो इतना अच्छा नहीं आ पा रहा था अल्टीमेटली, जब तक मैंने ये फिगर आउट नहीं करा कि प्रॉब्लम मेरा एक्सपैंड नहीं हो रहा थिंकिंग, प्रॉब्लम मैं एक ही जगह टनल विजन लूँ, एक ही जगह मेरे को एक ही लोग माइक्रो से मैक्रो की फिर जर्नी कैसे करनी चाहिए, क्या लगता है तुझे, व्हाट डिड यू मिस आउट, कि जूम आउट कैसे कर सकता है? अवेयरनेस सबसे, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस है यार। ये चीज़ काफ़ी टाइम बाद समझ में आई कि आई थिंक जितना नॉर्मल चीज़ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ या फिर बाहर लोगों कैसे? आई वुड से हर चीज़ की अवेयरनेस, मतलब ऑब्वियसली सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है, अपने बारे में अवेयरनेस तो सबसे ऊपर रखी जा सकती है डेफिनेटली, लेकिन अपनी जनरल सराउंडिंग्स की अवेयरनेस की भाई दुनिया में चल क्या रहा है। इसी कोविड की वजह से सब आइसोलेट हो चुके हैं, सब लोग का दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अपना स्क्रीन ही है, अपना फ़ोन ही है, अपना कंप्यूटर ही है, अपना जॉब भी कंप्यूटर्स में हो रहा है, अब तो ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, तो वो आइसोलेशन इतना हो गया। अब इसमें यू नो व्हाट हैपेंस, पीपल टेंड टू ओवर थिंक ऑन सम थिंग्स दैट आर नॉट इवन इम्पॉर्टेंट। तो इस चक्कर में वो आइसोलेटेड माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस वाला चीज़ ट्राई कर सकता है कोई भी, जैसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर लिया बाहर, या फिर सोशल इवेंट्स में चले गए, या फिर एक्चुअली खुद को शोकेस किया कहीं पे, अपना टैलेंट यहाँ पे दिखा दिया, टॉक शो में चले गए, जैसे अभी मैं यहाँ पे आ गया बात करने के लिए हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं जनता की, अपनी खुद की अवेयरनेस बढ़ा रहा हूँ और सबकी अवेयरनेस बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट ऐसा होता है। आई थिंक उससे पूछ कर, आई थिंक अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस चीज़ में। पर अवेयरनेस के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ओपननेस भी तो होनी चाहिए। Definitely मुझे लगता है इंसान बहुत रिजिड होता है कि, और जो तू अवेयरनेस बोलना चाह रहा है, इट कम्स विद सर्टेन अमाउंट ऑफ फीडबैक। ट्रू। और वो फीडबैक कितना ओपन इंसान, दैट्स अ लॉट ऑफ एलिमेंट टू प्ले, नो? बिल्कुल बिल्कुल। तो नाउ अब ये सब चीज़ें चैनलाइज होकर बहुत आगे चीज़ों में भी निकल सकती हैं सब बातें। जैसे तुम अगर फीडबैक लेना चाहते हो किसी से, तो फिर यार एक मेंटोर को पकड़ो और ढंग से बात करो उससे, जिसको तुम लुक अप टू करते हो उसके पास जाओ, उससे बात करो, उसका पर्सपेक्टिव लो। बेसिकली अगर तुमसे सुना नहीं जा रहा किसी से, तो ऐसे बंदे को ढूंढो जिसको तुम सुन सकते हो और उससे बात करो यार। मेंटोर फिगर, ट्रू, यूर स्पॉट ऑन। पर मेंटोर फिगर जब हम बाहर ढूंढने इंसान जाता है, और ये बहुत बारी मुझे लगता है मेंटोर और उसमें इंसान ना कंफ्यूज, मैं पर्टिकुलरली कंफ्यूज जाता हूँ कि क्या मैं उसको पेडेस्ट्रल पे तो नहीं रख रहा हूँ। और जब आप उसको ऊपर रखने लगते हो, फिर आप कुछ भी सीखते हो उससे, मतलब यू डोंट क्वेश्चन इट इनफ। यही सेल्फ, इस यहाँ पे आती है सेल्फ अवेयरनेस। अभी हम जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे थे, अब ये सेल्फ अवेयरनेस हो गया। तो अगर अवेयरनेस की खोज में निकलना है, सबसे पहले तो अपने बारे में अवेयर होना कि तुम्हें चाहिए क्या भाई, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, क्या करना चाहते हो बताओ। पहले खुद सोचो, खुद करो, फिर मेंटोर ढूंढने निकलो। ऐसे नहीं कि मतलब चले गए, अबे वो होता नहीं है यार। क्यों हमारे स्कूल में SUPW क्लासेस होती थी, क्यों होती थी हैं, क्यों होती थी यार? फिर क्या क्या पढ़ लिया हमने, संस्कृत, चलो अच्छा है संस्कृति के लिए संस्कृत पढ़ लिया। हाँ, अब मेरे को नहीं आता कुछ, मैं कुछ बोलने भी नहीं वाला उसमें, लेकिन बहुत सारी ऐसे इररेलेवेंट चीज़ें थी जो हम पे थोपी गई हैं नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब वो इसलिए थोप दी गई क्योंकि यार अवेयरनेस नहीं थी। पूरा पॉइंट ही है कि अवेयरनेस ही नहीं थी। अगर हमको बचपन से अवेयरनेस होती कि हमको ये बनना है, होती है, वैसे बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोनॉट बनना होता है, लेकिन यार वो SST पढ़ रहे होते हैं। पर भाई बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पर मैं पता है क्या सोचता हूँ इसके लिए, कि यूजुअली तुम्हें पता तब चलता है कोई चीज़ की ये नहीं चाहिए जब तुम करते हो ये। हाँ। तो नाउ यू कैन सेट एंड से कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी क्योंकि तू निकल गया उस चीज़ से, और फिर तू रेट्रोस्पेक्टिवली देख के बोल रहा है यार मेरे इंटरेस्ट की नहीं थी वो चीज़। बिल्कुल। और स्पेशली जब लोग बोलते नहीं है, जो थोड़ा मोटिवेशनल कोट्स होते हैं कि ये अर्ली ऑन 18, 19, 20 की एज में ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, और डोंट लेट पीपल टेल यू। भाई 18-19 साल को वैसे नहीं पता तुम्हें क्या करना है। दी ओनली वे ऑफ नोइंग इज तुम बाहर देख रहे हो, अच्छा ये लग रहा है मुझे, कूल लग रहा है, तुम ये चीज़ करोगे ट्राई, और फिर आफ्टर वाइल तुम्हें पता चलेगा ये मेरे से सेट नहीं हो रहा है, मेरे अंदर ये चीज़। हिट एंड ट्रायल तो एग्जैक्टली, एक्सपेरिमेंट इज द वे, नो? आई थिंक बहुत रेयर ओकेजन्स में कोई टीनेज अपने टाइम में उसी टाइम में फिगर आउट कर लेता है कि मेरे को करना क्या है, और वो एक्चुअली वो कर लेता है। इट्स अ प्रीटी रेयर ओकेजन, वेरी रेयर ओकेजन। मेरे को ये पॉडकास्ट को एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ पुश नहीं करना, लेकिन ये सच है। पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या है हमारा सब जानते हैं। तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ बीइंग अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन, पहला क्या था, थोड़ा सा आपको बेटर चाहिए औरों के कंपैरिजन में। दूसरा था पैराडॉक्सिकली सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्फ डाउट, कॉन्स्टेंटली अप्रूव कर रहे हो तुम। और तीसरा है इम्पल्स कंट्रोल। ओह यस, पेशेंस। कि जब आपको पता लग रहा है कि मैं नहीं बेटर हूँ, जो अपने अंदर की जंग चल रही है,
पर आप उसको खींच के, इम्पल्स को खींचते हो कि नहीं काम तो करना है ना, कदम तो बढ़ाना है, एक्शन तो लेना है, तब तो लगेगा मछली की आंख पे तीर। इसको और भी अच्छे से बाइफिकेट कर सकते हैं थर्ड पॉइंट को। बोल बता। इसको यार डिसिप्लिन से टैकल किया जा सकता है इस चीज़ को, यू नो अगर डिसिप्लिन हो तो फिर सब कुछ एक साथ फॉर्मुलेट हो जाएगा लाइफ में, और फिर पेशेंस भी आ जाएगा। तो पेशेंस मतलब इससे इम्पल्स कंट्रोल हो जाएगी। आई एम श्योर कि डिसिप्लिन इम्पल्स कंट्रोल का सब पार्ट तो हो गई, उसकी डिसिप्लिन के बिना आप वो कर नहीं पाओगे। पर एक इम्पल्स पता है क्या है ब्रो, जैसे कि बहुत बार होता है, मान ले तू स्टार्टअप में काम कर रहे है, कभी तू हेड भी कर रहा है कुछ चीज़ें, तो ऑर्गेनाइज भी कर रहा है चीज़ें, क्रिप्टो स्कैट। हाँ एग्जैक्टली। अब कुछ चीज़ तुझे अच्छी नहीं लगी और तुझे टीम मेंबर को अक्रॉस ले जानी है बात, और तेरे अंदर चीख चीख के अर्ज हो रही है कि भाई मैं लथेड़ूँ उसको, समझ रहा है। पर दिस इज़ वेयर इम्पल्स कंट्रोल किक्स इन। ट्रू। और तुझे पता है मेरा एजेंडा इसको पर्सनल अटैक नहीं कर रहा है, बट इसको इसकी बात समझानी है कि क्या गड़बड़ है। ट्रू। ठीक है, तो ये वाला मुद्दा जो इम्पल्स का है, जो मुझे बहुत मतलब डिसिप्लिन एक पार्ट ऑफ एक्शन वाला है कि तू एक्शन लेके अपना काम करता चल। ये इम्पल्स कंट्रोल है जहाँ पे तुझे सोचना है स्प्लिट सेकेंड में, और ये डायरेक्शन कोर्स सेट कर सकता है। यस 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 एब्सोल्युटली यार, इसको ये भी एक अवेयरनेस का ही पार्ट हो गया ना। हाँ मतलब ये भी एग्जैक्टली अवेयरनेस का पार्ट हो गया यार। एक सेकंड में कर ले कोई दिक्कत नहीं। हम तुमसे बात कर रहे हैं अपना काम छोड़ के। अरे बिजी पीपल। पर भाई स्टार्टअप में करना भी तो सब कुछ होता है ना अपना, मतलब हाँ द थिंग इज कि इन अ स्टार्टअप हर किसी को टेल मी अबाउट योर स्टार्टअप। मल्टीपल हैट्स पहननी पड़ती है यार। वो पुराना टॉपिक पहले खत्म करते हैं फिर यहाँ पे आएंगे। तू बता दे तेरा मन है तो बोल ले। डिसिप्लिन बेसिकली, हाँ मुझे किसी को कम्युनिकेट करना है, किसी को एक मैसेज कन्वे करना है, तो हाँ यहाँ पे आता है पेशेंस, यहाँ पे आता है कैसे तुम प्रैक्टिकली बात कर पा रहे हो, कन्वे कर पा रहे हो खुद को, और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रख के अपना शिट लूज नहीं कर रहे बेसिकली तो हाँ दिस ऑल कैन वर्क आउट विद डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल लाइफ में बस एक एक्टिविटी ऐसी रख ली जो डेली कर सकते हो। जैसे मैं स्विमिंग करता हूँ डेली, वो उससे 25 किलोमीटर ट्रैवल करके आता हूँ। हाँ मतलब हाँ भाई ये शिद्दत है। 40 किलोमीटर अप डाउन है मेरे डेली ड्राइव में, जस्ट फॉर स्विमिंग पूल, मतलब खाली उसके लिए। अब बस वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी एक्टिविटी जो मेरे को थोड़ा स्टेबल करती है, एक स्टेबल माइंड सेट देती है। वो एक मेरा मेडिटेशन हो जाता है दिन में। तो अब इस चीज़ में क्या होता है कि देखो हम दिन में हज़ारों चीज़ें ले रहे हैं अपने दिमाग में, हज़ारों चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब एक ऐसी एक्टिविटी तुम इंट्रोड्यूस कर दो अपनी लाइफ में जहाँ पे तुम सिर्फ अपने आप को टाइम दे पाओ और कुछ ना सोचो और अपनी एनर्जी निकालो, डिप्लॉय करो उस एक्टिविटी में, तो तुम सर्टली एक शांत और पेशेंट और काम और कंपोज्ड आदमी बन सकते हो लाइफ में। ये चीज़ मैंने सीखी है हार्ड वे स्विमिंग कर करके। इट एक्चुअली वर्क्स। इट कैन बी रनिंग फॉर एनीबडी, इट कैन बी प्लेइंग क्रिकेट एज वेल फॉर एनीबडी, इट कैन बी everything that you can do that can give you discipline can actually make you a patient person. यार पता नहीं मुझे बाकियों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, मैं कोई थोड़ा टाइम एक चीज़ करूँ मेरे से कंटिन्यूएशन में हो ही नहीं पाता है। आई लव प्लेइंग बैडमिंटन, 3-4 महीने बाद खेलूँ। अब मतलब लॉकडाउन का एग्जाम्पल था, उसके थोड़े टाइम बाद जब सब चीज़ ठीक हो गई थी एंड यू कुड गो एंड प्ले आउट, पर अपने सोसाइटी और वेसिनिटी के अराउंड, तो हम खेल रहे थे। मैं नॉन स्टॉप खेला हूँ 3-4 महीना, और उसके अराउंड चीज़ें ठीक थी, तो फिर वी कुड गो आउट एंड ट्रैवल ऑल्सो आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स। उसके बाद 1 हफ्ते का ब्रेक हुआ, मैं बैडमिंटन पे वापस ही नहीं आया। और ये सिर्फ बैडमिंटन नहीं है, पर ऐसी बहुत चीज़ें हैं, बैडमिंटन सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल है, जो मैं कंटिन्यूसली कर पाया हूँ, पर वो अपने आप हैबिट नहीं बन पाई, फेड हो जाता है। और वो 66 डेज वाला चीज़ नहीं है जो तूने सुना होगा कि इतने टाइम कर ले तो हैबिट बन जाती है। 21 डेज नहीं होता वही, मतलब देयर इज अ स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत जो अर्ली पिकर्स हैं वो 21 में कर लेंगे, और 2 इट्स अ स्पेक्ट्रम पॉसिबल। और मेरे लिए तो 90 डेज ही नहीं काम आ रहा। 3 महीना कर लिया है। यहाँ पे तो फिर अपने साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ना, जैसे अपने स्कूल में डंडा मारती थी ना टीचर, काम नहीं करते थे तो अपने को डंडा मारो अपने को डंडा मारना पड़ेगा यार, मतलब करना पड़ता है। देखो सेल्फ मोटिवेटेड रहना इज अ लग्जरी यार, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन पुल इट ऑफ। आई थिंक ये तूने बेस्ट बोला है कि इट्स अ लग्जरी। आई थिंक अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अरे नहीं मतलब नहीं, तू समझ रहा क्या बोलना चाह रहा हूँ, हो नहीं रहा है मुझसे। कहने का मतलब कि
जो मैं स्टिक नहीं कर पा रहा हूँ उस लग्जरी के साथ 3 महीने के बाद। पॉसिबल पता नहीं। ट्रू। आई थिंक कि ये जो लग्जरी वाला फैक्ट है, ये ओवर टाइम तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारी हरकतें क्या हैं, तुम्हारी हैबिट्स क्या हैं, जैसे छोटी मोटी चीज़ें यार, सुबह उठ के बिस्तर का चादर फोल्ड कर दिया, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा, छोटी चीज़ है, अगर 5 मिनट लेती है वो पूरा होने में तो कर लिया उसको। माइक्रो हैबिट्स एक मैक्रो हैबिट्स में ट्रांसलेट करती हैं, तो प्रॉब्ली ऐसे डिसिप्लिन भी बिल्ड हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्ली 3 महीने बाद भी तू खेल रहा होगा। मेरे को होता है क्या, माइक्रो बहुत क्विकली मंडेन में चला जाता है। हाँ, समझ रहे तू कि यस पॉसिबल कैसे है। और फिर जो मैक्रो होता है वो ओवरबर्डनिंग लगने लगता है कि ये भी करना है। लेकिन फिर इसके लिए अपने दिमाग का रिवॉर्ड मैकेनिज्म सीधा करना पड़ेगा ना। जैसे डॉगीज को कैसे ट्रेन करते हैं, डॉगीज को बोलते हैं कि यार आओ इधर आओ, यहाँ बैठो, पहले सिखाते हैं बैठो, जब वो एक्शन सीखता है बैठने का तो उसको ट्रीट देते हैं, है ना, उसको रिवॉर्ड दे दिया है। तो ये चीज़ रिपीट आई विश इतना सिंपल होता है मेरे साथ कि ट्रीट दे दो, मैं ये चीज़ करता हूँ। तू दे सकता है रिवॉर्ड यार, कैसे नहीं, अगर तू डेली बैड भाई, पर वो रिवॉर्ड ना जोमेटो स्विगी वाला बहुत डेंजरस है। नहीं वो नहीं हाँ वो नहीं, तो कुछ और वे में कुछ सोच सकते हैं कि मतलब अगर मैंने आज ये एक्टिविटी करी तो आज मैं ये कर पाऊंगा। मतलब ऐसे कर करके बेसिकली खुद को बेवकूफ़ बनाओ यार। मतलब खुद के दिमाग को, अपने दिमाग में 1000 चीज़ें सोच रहा है, उसको बेवकूफ़ कैसे बनाना है, उसको बेवकूफ़ बना के एक चीज़ को करते कैसे रहना है। दैट्स द थिंग। गिटार में 12 साल से बजा रहा हूँ, पियानो में 20 साल से बजा रहा हूँ लाइफ में। अब कितनी बार मेरे को ऐसा में फेड अवे हो जाता है, फिर मन नहीं करता बजाने का, वो सब नहीं करता, बट स्टिल एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म प्ले करता है मेरे दिमाग में कि अगर मैंने ये म्यूज़िक कंपोज कर दिया, मैंने ये प्रोडक्शन फिनिश कर दी, तो मैं इसको बार बार सुन पाऊँगा, ये मेरे को बार बार इस टाइम में वापस ले जाएगा अगर मैं इसको सुनूंगा। तो काफ़ी सारे ट्रैक्स अगर मैंने बना रखे, मैं खुद के सुनता हूँ, 2019-18 के ट्रैक्स अपने खुद के सुन रहा होता हूँ, तो वो मेरे को कहीं ले जाता है टाइम में पीछे। बट ये बस मैं एक रिलेट करके बता रहा हूँ कि एक रिवॉर्ड, ये मेरा रिवॉर्ड है। नहीं, तू बात एकदम स्पॉट ऑन कर रहा है, ये रिवॉर्ड वाली बात है। तो कुछ हमने एक रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस करा है एक्टिविटी के साथ, तो फिर वो रिपीट हो सकती है। पर जो तूने बात नहीं बोली कि जब मैं पीछे सुनता हूँ, आई थिंक ये भी फैक्टर है कि जो मैंने माइक्रो और मैक्रो की बात की, उस मैक्रो के स्पेक्ट्रम में म्यूजिक, यू लव म्यूजिक, इट ऑल्सो पुल्स यू देयर, नो, कि शायद रिवॉर्ड ना भी हो, और रिवॉर्ड्स मल्टीपल कैटेगराइजेशन में भी डाल सकता है तू, है ना, पर तुझे इतना पसंद है वो चीज़ करना कि तू वापस आ रहा है उसको करने के लिए। मतलब और उस डिसिप्लिन में जो मुझे लगता है, पर्टिकुलरली हम डिसिप्लिन की बात करें तो भी मैं भी, जैसे मैं तो परेशान हुई, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे डिसिप्लिन क्रिएट करूँ, बट एक चीज़ मुझे बहुत सॉलिड मिली। सो दिस, ये एक रोमन किंग है, मार्कस ऑरेलियस नाम है इसका, तो आई वाज रीडिंग थोड़ा सा स्टोइसिज्म के बारे में, उसमें बता। उसमें मार्कस ऑरेलियस ने उसने अपनी खुद बुक लिखी है मेडिटेशंस, ठीक है, तो मेडिटेशंस में, और वो उसकी जर्नल थी, उसने कोई इंटेंशन में नहीं लिखा था कि मैं पब्लिश करूंगा, और 2000 साल पहले कोई पब्लिशिंग का जुगाड़ भी नहीं था, तो अपने लिए लिख रहा था भाई, पत्थर में पत्थर छेनिया तौड़ी लगा के भाई अपने लिए कर रहा था वो। तो उसमें उसने ये मेंशन किया था कि, और रोमन एम्पायर का किंग, मतलब समझ रहे भाई कितना वेल्दी लग्जूरियस लाइफस्टाइल वो जी रहा होगा। उसने लिखा है कि एक इंसान को सिल्क शीट्स की और पिलो की लग्जरी अफोर्ड नहीं हो सकती है, क्योंकि एक आदमी का नेचर है काम करना, और सुबह क्यों उठना है और काम क्यों करना है, क्योंकि नेचर में जाके तुम अगर देखते हो तो बीज भी काम कर रही हैं और रोज शहद निकाल रही हैं। और वो चीज़ मेरे को हिट हुई है, और मेरे को रियलाइजेशन हुई कि हाँ यार, मतलब कहीं ना कहीं वो सिस्टम तो मुझे डेवलप करना ही पड़ेगा, जहाँ मुझे अपने आप से बोलना है क्यों काम करना है, क्योंकि पसंद है या ना है, पर इट्स माई नेचर, आई हैव टू डू दिस, ये काम करना ही करना है मुझे। और बहुत सिंपल था ये, मतलब कुछ ऐसे रिवीलिंग भी नहीं था, बिल्कुल नहीं है। स्टोइसिज्म बहुत बेसिक प्रिंसिपल, बहुत बेसिक, और प्रैक्टिकल स्टोइसिज्म तो और उससे ज़्यादा बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन काफ़ी टाइम्स मैंने लाइफ में, अब यार जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरी है इस प्रिंसिपल और इस फिलॉसफी के बारे में, कहीं ना कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग लैकिंग है इस चीज़ में। तो जितना मुझे समझ में आया, आई थिंक प्रैक्टिकल स्टोइसिज्म मतलब मेरी पर्सनालिटी में अप्लाई नहीं होता। मैंने भी पढ़ा है, मैंने अभी हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, मैंने पॉडकास्ट में ही सुना था, मैंने 1 महीना प्रैक्टिकल स्टोइसिज्म के पॉडकास्ट चूज डाले थे पूरे, ख़त्म कर दिए थे यार। बट फिर बहुत स्ट्रेंज, मतलब 2-3 हफ्ते बाद ही स्ट्रेंज सी फीलिंग आने लगी मेरे को। ऐसा लगने लगा कि यार ये तो काफ़ी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो शायद से मेरे प्रिंसिपल्स, मतलब मेरे खुद के तौर तरीक़ों से जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, जो मैं रन करने का ट्राई कर रहा हूँ, वो अलाइन नहीं कर रही। तो इसलिए हर टाइप की फिलॉसफी अपने अपने इंसान अपने नेचर, अपने थॉट प्रोसेस के लिए वेरी करती है। प्रैक्टिकल स्टोइसिज्म ऑन द अदर हैंड, पर मैं बहुत खुश हूँ कि यू कुड फिगर आउट दिस, मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, बस कर रहे हैं, पर तू आउटराइटली बोल तो पा रहा है ना कि मेरे लिए फिट नहीं होती ये चीज़, क्योंकि बहुत ट्राई करा है मैंने फिगर आउट करने के लिए कि यार इसको सीधा कैसे करूँ,
ये हर जगह फैल रहा है। प्लस काम भी फैले हुए हैं मेरे, क्रिप्टो स्कैट, क्रिप्टो एजुकेटर, लॉक हेड, वरुण मेहरा म्यूजिक, इतनी सारी चीज़ें बस कैजुअली बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या कर लेता हूँ। और क्या टैलेंट है लड़के। मेहनत ज़्यादा है। मतलब देखो यार, टैलेंट की कमी नहीं है बाहर, ठीक है, बाहर हर किसी में टैलेंट है कुछ ना कुछ का। कमी है मैनेजमेंट की, कमी है एग्जीक्यूशन की, कमी है फर्स्ट स्टेप लेने की, ठीक है, कमी है उसको कंटिन्यूस रखने की। टैलेंट तो हर किसी में निकल जाएगा यार। अरे अभी भाई पत्थर फेंक, बॉल बाहर फेंक, दूसरा बंदा जो बॉल उठाएगा उसमें एक टैलेंट निकल जाएगा। Agreed. तो टैलेंट इज एवरीवेयर, उसको ऑर्गेनाइज कंपोज करके फॉलो अप करना इज द मेन इशू हियर। तेरे पास मतलब जितनी चीज़ें तूने गिनाई, म्यूजिक से लेके लॉकहेड म्यूजिक, योर स्टार्टअप एंड एवरीथिंग, तेरे पास इतना टाइम कैसे प्रैक्टिकली दिन का मैनेज करता है? कि तू शेड्यूल बनाता है, लिस्टिंग कैसे? डेफिनेटली मेरा शेड्यूल रहता है यार, बिना शेड्यूल के कैसे पॉसिबल है सब, बहुत ही मुश्किल है। मैं शेड्यूल वाला इंसान हूँ, तभी जानना चाह रहा हूँ। शेड्यूल अब करना मेरे को इसलिए पड़ा, इनफैक्ट जब से अभी ये रिसेंट स्टार्टअप मैंने ज्वाइन करा है, क्रिप्टो स्कैट, ये एक स्वीडन बेस्ड क्रिप्टो टैक्सेशन सॉफ्टवेयर है। तो हम ये बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना ही रहे हैं, अभी हमारा अल्फा वर्जन रिलीज़ हो चुका है। बट जब से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, अब क्या होता है कि आई हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस एज वेल, फिर मार्केटिंग एडवाइजरी भी करनी होती है, फिर नए एक्सचेंजेस हमारे प्लेटफॉर्म में कैसे आएंगे, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा वो देखना पड़ता है। होल्ड ऑन पहले एकदम, क्योंकि मैं अभी पढ़ ही रहा था, हाँ, है ना, कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट वगैरह शुरू की नहीं। हाँ। तो अगर एक लेमन क्रिप्टो इन्वेस्टर जो घुसना चाह रहा है मार्केट में क्रिप्टो की, तू पहले वहाँ से थोड़ा बता मुझे, और मुझे पर्सनली जानना है और लोग जो भी हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड में बेसिक स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले क्या डूज और डोंट्स हैं? सिर्फ बिटकॉइन खरीदो और सब भूल जाओ। सत्य वचन। मैं 6 साल से क्रिप्टो मार्केट में हूँ, 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 6 साल से डेरिवेटिव्स, स्पॉट, मार्जिन, सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ करा भी हुआ है, काफ़ी कुछ करा हुआ है। सबका मालिक एक, उसको कहते हैं बिटकॉइन, ठीक है। अब हाँ, ऑब्वियसली मैं अंदर से बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हूँ, कोई देख रहा होगा पॉडकास्ट, उसको पता चल रहा होगा बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट क्या होता है, तो वो रिलेट कर पाएगा। बट मैं हाँ बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हूँ, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी प्रिंसिपल सॉल्व करता है दुनिया के, जो गवर्नमेंट्स के जो सिस्टम्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अब तो चलो ये फंडामेंटल बात है, हम इस पर और एक पॉडकास्ट बना सकते हैं 4 घंटे का, लेकिन वो नहीं करेंगे। सिंपल लॉजिक, आजकल इंडिया में इस टाइम पे बिटकॉइन बाय करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर जगह रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। यू कांट डायरेक्टली गो एंड गिव योर INR टू एनी एक्सचेंज एंड एक्सपेक्ट टू बाय बिटकॉइन विदाउट एनी प्रॉब्लम। आजकल काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, तो बिटकॉइन बाय करना है तो फिर पीयर टू पीयर ट्रेडिंग चलती है आजकल। जैसे बाइनेंस जैसे एक्सचेंज में गए, वहाँ पे बाइनेंस तुमको किसी और सेलर से कनेक्ट करेगा, तुम उसको अपना INR दोगे, वो तुम्हें बिटकॉइन देगा, और तुम वो बिटकॉइन तुम्हारे बाइनेंस अकाउंट में आएगा, फिर तुम उस बिटकॉइन को अपने लेजर में डाल दो, सेव रख लो, स्टोर कर लो। और ऐसे ये दिस इज़ द ओनली वे टू बाय बिटकॉइन अभी। लेकिन प्रॉब्ली विद इन 5-6 महीने काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो नॉर्मल अकाउंट जहाँ पे जैसे लोग के खुले, CoinDCX, WazirX, या फिर CoinSwitch Kuber ने इंटरव्यू ऐसे रिजेक्ट करा था मेरे को। बट हाँ, तो ये सब कष्ट पीड़ा, ये मैंने पता नहीं क्यों बोला था। कोई नहीं ब्रो, सच्चाई निकल जाती है, वो निकल जानी चाहिए। हाँ, ये 3 एक्सचेंजेस अभी, मतलब ये जो मेन इंडियन एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पे काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग बिटकॉइन का। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है अभी कुछ टाइम तक, तब तक बाइनेंस से बिटकॉइन पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। रीसेंट ट्रेंड जैसे बिटकॉइंस का और बाकी क्रिप्टोस का भी, बिटकॉइन There is no Bitcoin. Thank you for the correction, my friend. तभी I'm a noob trader, no, for a reason. noob trader नहीं, I mean ये सब छोटे-छोटे ग्रामर, ये क्रिप्टो ग्रामर। मेरा मन करता है एक चैनल बनाऊं जिसमें क्रिप्टो नाजी है तुम्हें, क्रिप्टो नाजी, ग्रामर नाजीज का, क्रिप्टो नाजी का ना, सबको एक बताऊं कि अच्छा ये इसको ऐसे बोलते हैं। काफ़ी लोग डीफाई को डेफी बोलते रहते हैं, डाईफाई बोलते हैं लेकिन वो डीफाई होता है ये। बट हाँ, तो ये अभी के लिए तो फिलहाल यही है, एक सिंपल इंसान को एंट्री लेने के लिए। हाँ, और दूसरा ये भी है कि जो जैसे गिर रहे हैं प्राइसेस वगैरह, और इतने मतलब बुलिश नहीं है मार्केट, तो उसमें क्या, तो अभी भी बोलेगा कि इंसान को बिटकॉइन ही खरीदना चाहिए, और क्या, क्योंकि इंसान ट्रेंड्स पे ही चलता है मोस्टली, एक कॉमन, क्योंकि कॉमन एंट्रेंट आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। काफ़ी सिंपल लॉजिक है, पिछले 10 साल से टेक विन कर रही है, तो और कोई तरीका है नहीं सोचने का कि मतलब टेक ना विन करे अगले 10 साल। हिस्टोरिकल डेटा बोलता है 10 साल टेक चल रहा है, फोर्थकमिंग डेटा भी यही प्रेडिक्ट करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ML, AL, ये सब ही ट्रेंड में रहेगा कुछ टाइम तक। तो अभी के लिए तो ऐसा कोई, आई डोंट हैव एनी रीजन टू थिंक अदरवाइज। इसी चक्कर में अभी दिस विल कैरी ऑन, बिटकॉइन एज अ टेक विल कैरी ऑन, एंड क्रिप्टो एसेट्स एज अ जनरल टेक विल सर्टनली
pull the finance forward as well. It's all about changing a lot of things about finance. बहुत सिंपल लॉजिक में समझाता हूँ, बस एक बात करूँगा बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में जिसको कन्फ्यूजन रहता है लाइफ में. ऐसा मान के चलो कि यार साल है 1980, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, मतलब ऐसा मतलब फुल पावर हुआ नहीं, तो चल रहा है 1880 में चल रहा है सब कुछ. तो उस टाइम पे तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक है सोना और एक है तेल, ठीक है. अब सोने से डेफिनेटली तुम ट्रेजरी कर सकते हो, तुम अपना पैसा संभाल सकते हो, तुम बैंक चला सकते हो या फिर गिरवी रख सकते हो, एक प्रॉपर्टी है, सोना एक प्रॉपर्टी हो गया. लेकिन तेल, तुम क्रूड ऑयल को निकालो, तुम उससे पेट्रोल बनाओ, तुम पेट्रोलियम जेली बनाओ, तुम डीजल बनाओ, तुम एविएशन फ्यूल बनाओ, तुम वो सब कुछ करो. तो पेट्रोल एक जगह है और सोना एक जगह है. अब 1980 में अगर किसी ने सोने में इन्वेस्ट करा होता और पेट्रोल में इन्वेस्ट करा होता या फिर ऑयल में इन्वेस्ट करा होता, डेफिनेटली जिसने ऑयल में इन्वेस्ट करा है उस पर ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं. अब ये जो लॉजिक है क्रिप्टो मार्केट में अप्लाई होता है. जो गोल्ड है वो बिटकॉइन है, जो तेल है वो इथेरियम है. तेल चलाएगा पूरा फाइनेंस, जो ऑयल है वो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस चलाएगा. अभी जो जितना उम्मीद हम रख रहे हैं, मतलब एज अ क्रिप्टो एंथुसियास्ट, यू नो, फॉर 7 years दिस इज व्हाट आई कैन सी राइट नाउ. इथेरियम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को इनेबल करेगा और हर किसी को अपने पैसों की फुल कस्टडी मिलेगी. मतलब देखो अभी क्या है, अगर अभी सपोज मेरे पास 200 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हल्का नहीं, सीधे 200 करोड़ हल्की बात नहीं. जैसे भी जो भी करके ये मान ले कि मैंने कमाया है वो पैसा, मैंने उसका टैक्स पे कर रखा है, वो मेरा पैसा है. लेकिन अगर वो 200 करोड़ मैंने HDFC बैंक में रखे हुए हैं और मैं उनको जाके बोलूँ कि मेरे को 200 करोड़ विड्रॉ करने तुरंत, वो बोलेंगे नहीं भैया, एक बारी में आप 200 करोड़ विड्रॉ नहीं कर सकते, आप एक बारी में 1 लाख रुपए. बैंक रन हो जाएगा है? हाँ, बैंक रन हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा बैंक. क्यों हो जाएगा बैंकरप्ट पता है? क्योंकि बैंक अंदर से अंदर अपना वो जो कस्टमर्स का पैसा है वो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में, इक्विटी मार्केट्स में, टैक्स मार्केट्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोन्स देने में, यू नो, बोरिंग लैंडिंग में यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब ये सब है ना टर्म्स ऑफ कंडीशन में लिखा हुआ होता है, अब यहाँ कोई पढ़ता है नहीं. अब ये सब चीज़ें होती हैं. अब बैंक्स का ऐसे मोनोपोली चल रहा है, चले आ रहा है. और तभी तो लोगों का ट्रस्ट तो देखेगा SBI की तरफ ज़्यादा है ना, क्योंकि इन अ वे सरकारी है. लोगों को पता है कि कुछ भी होगा सरकार नहीं फेल होने देगी, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो जो होगा. लेकिन अगर सरकार ही फेल हो जाए तो हाँ, दैट्स अ क्वेश्चन टू अस. पर बिग डेमोक्रेसीज में मुश्किल होता है ये सब चीज़ें. मतलब आई डोंट रियली वांट इट टू हैपन. दिल से मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इतना बड़ा केओस आए, इतना बड़ा, यू नो, महामारी हो जाए, सब पागलपन हो जाए, छा जाए. बट लोग ही तो सोचता है. आई डोंट नो कैसे होगा. अभी बहुत कुछ आने वाले 20 से 30 साल में इन्वेजन होगा. क्या होगा? क्या तो पोस्ट एपोकैलिप्टिक जो भी वर्ड होता है में भैया हमारा कोई कमेंट नहीं है. क्योंकि जैसे मेहम सोच रहा है तू कि क्रैश हो जाएगा. एक्चुअली ये इट्स नॉट अ मेहम, इट्स अ सेंट्रलाइज्ड पॉइंट ऑफ फेलियर. कोई भी सिस्टम चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो, यू नो, चलता ही जाएगा पूरी ह्यूमैनिटी के साथ जब तक ह्यूमैनिटी मर नहीं रहा. सिस्टम फेल होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स फेल होते हैं. और अभी जो हमारा सिस्टम है करेंसीज के हिसाब से, जो भी फेडरल रिजर्व या फिर अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी सिस्टमैटिक रिस्क्स इन बैंक्स से आ रहे हैं हमारे तरफ, वो बहुत बड़े हैं. वो बहुत बड़े रिस्क हैं, ठीक है. अब इन सब चीज़ों की ग्रेविटी जो दिल से समझता है, जो फील करता है, वो बिटकॉइन खरीदता है. क्या बिना फेल हुए ट्रांजिशंस होते हैं? क्या लगता है तुझे? मैसिव ग्लोबल ट्रांजिशंस बिना फेलियर के नहीं होते. ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ स्मूथली एकदम ही चेंज हो गया. अभी वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ. मैं बाय द वे मैं वर्क फ्रॉम होम मैं 2014 से कर रहा था. वर्क फ्रॉम होम तो मैं तब से ही कर रहा था. मतलब मैं तब से ऑनलाइन ही जो भी मेरा चल रहा था मैं ऑनलाइन ही कर रहा था. मतलब पैसे जो भी कमा रहा था ट्रेडिंग से, या फिर पैसों, या फिर कंटेंट बना के, या फिर कुछ भी सर्विसेज म्यूजिक में प्रोवाइड करके, मैं ऑलरेडी कोविड के पहले ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा था. तो मुझे हमेशा से लगता था यार कि ये तो एफिशिएंट सिस्टम है, लोग कर क्यों नहीं रहे, इंटरनेट है सबके पास, सब कुछ है, ऑफिस क्यों जा रहे हो, टाई वाई पहन के क्यों जा रहा. ठीक है, ये सब मेरा. हाँ, ऑब्वियसली यू वांट टू स्टे डेपर्ड, यू वांट टू हैव अ गुड डे, यू वांट टू हैव अ, यू नो, अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, यू नो, जस्ट टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. हाँ, ये सब करके डेफिनेटली स्टेट ऑफ माइंड भी काफ़ी इंप्रूव रहता है, हेल्दी रहता है. परंतु जब हमारे पास एक्सेस था हर चीज़ का, तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर रहे थे. मैं सोचता था कोविड आया, इतना कुछ हुआ, उसके बाद ये वर्क फ्रॉम होम का नैरेटिव अपने आप ही पुश हो गया. ये अपने आप ही बाहर चला हुआ है और अब हर कोई वो कर रहा है. अब ऑलमोस्ट, मतलब यार दुनिया में मतलब मैसिव पॉज के बाद मैसिव ओवरहॉल यार. मतलब कितना बड़ा इवेंट था ये. याद है 2020 में क्या होता था, दिल्ली में पड़े रहते. लास्ट में जब मैं लॉक था मैं घर के अंदर, बिल्डिंग को क्वारंटीन कर दिया यार, बाहर नहीं जा पा रहा मैं, कुछ नहीं ले पा रहा. क्या बताऊं भाई, मैं 3 दिन पहले निकला. और वो हो रहा था कि कुछ होने वाला, कुछ होने. घर वाले, मैं भी अकेले नोएडा में रह रहा था, और मेरे को बेस्ट केस सिनेरियो मैगी आती बनानी.
थोड़ा तो ब्रेड और सैंडविच भी काम चला लेंगे। और मैंने कहा चलो यार घर ही चल लेते हैं, कुछ है नहीं। 3 दिन बाद लॉकडाउन भाई। मैंने कहा क्लोज कॉल। तू फंस गया था कि कैसे? यार मैं जस्ट जैसे क्या हुआ था, जो फर्स्ट लॉकडाउन पड़ा था उसमें तो मैं फंसा हुआ था, लेकिन उसके बाद याद होगा 1 महीने का 2 महीने का रिलीफ पीरियड आया था। सेकंड फर्स्ट वेव में ही चल रहा था सब, बट एक वो रिलीफ पीरियड आया था 1 महीने का, जब थोड़ा सा ट्रैवल अलाउ कर दिया था। उस टाइम में कट गया, मतलब उस टाइम में मैं निकल गया, मतलब उस टाइम में मैं चला गया वहाँ, दिल्ली छोड़ दिया था मैंने उस टाइम में। और फिर 1-1.5 साल बाद जब वेव 2 चल रही थी तब वापस आया मैं दिल्ली, और मैं तब से यहीं पे हूँ, नोएडा इनफैक्ट। सो यू हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम, इज इट अ स्टूडियो सेटअप या कैसा है कि फुल ब्लोन स्टूडियो तो नहीं है, बट हाँ आई वुड से 80% स्टूडियो है। क्योंकि इट्स अ हाइब्रिड वर्क प्लेस। आई प्रोड्यूस म्यूजिक एज वेल एंड आई क्रिएट कंटेंट एट द सेम टाइम, प्लस आई डू अदर थिंग्स एज वेल। तो आई हैव, मतलब मैंने अपनी जगह ऐसा बनाया, अपना वर्क डेस्क ऐसा बना रखा है जिससे कि मैं सब कुछ कर पाऊँ। अब अगर मेरे को सिर्फ म्यूज़िक प्रोड्यूस, जो मेरे को अल्टीमेटली करना है लाइफ में, मेरे को सिर्फ म्यूज़िक बनाना है, तो तब मेरा क्या स्टूडियो होगा वो मेरे को पता है, उसी के लिए काम कर रहे हैं अपन, है ना, अपन सब लोग एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं ना, तो मेरा वो कॉज है। ये अच्छी चीज़ है कि तू काफ़ी क्लियर है। ये बता, म्यूज़िक के जो आर्ट वर्क होते हैं, हाँ, या फिर क्या कहते हैं उसको, जो वर्ड, एल्बम आर्ट। एल्बम आर्ट, एग्जैक्टली। तो एल्बम आर्ट अब तो AI यूज़ करके आराम से इजीली मिड जर्नी से काफ़ी लाइफ चेंज अब मिड जर्नी नहीं पता है, पहले तो ट्रेस बैक कर, और मुझे पूरा AI भी समझा कि AI एक तो तू बोलेगा कि इफ़ नहीं, मतलब होना ही होना है AI की जर्नी को एम्ब्रेस करो, या फिर तू स्केप्टिकल तो नहीं है, मुझे पता है। ये जो चीज़ है ना, इनफैक्ट ये मुझे बोलनी थी, ये मुझे आज यहाँ बोलनी थी, ठीक है, तो काफ़ी सही पॉइंट उठाया। बहुत सारे लोग, जब ऐसा शिफ्ट होता है, जैसे AI आ गया अचानक से, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारी जॉब चले जाएगी, हमारा ये खतरे में, ये बिजनेस आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा क्योंकि कंप्यूटर रिप्लेस कर देगा। देखो ये गलत स्टेटमेंट है, ये क्लियर कट गलत स्टेटमेंट है। वो बंदा जो AI यूज़ कर रहा है वो तुम्हारी जॉब ले जाएगा। फिर से समझा, जो बंदा AI यूज़ करता है वो तुम्हारी जॉब ले जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि AI आ गया है, कंप्यूटर आ गए, सब कुछ हो गया, तो AI हमारी जॉब ले जाएगा, है ना। गेस व्हाट, AI किसी की जॉब नहीं ले जा रहा। वो बंदा जो AI यूज़ करके अपनी जॉब कर रहा है वो तुम्हारी जॉब ले जा रहा है। जो प्रॉम्प्ट्स दे रहा है, मतलब जो AI को यूज़ कर रहा है। अब तुम AI यूज़ करो अपनी जॉब को बेटर करने के लिए, ठीक है, और AI से अगर तुम डर के साइड में बैठे रहोगे तो फिर वो तुम्हारा, इट्स लाइक अ टूल यार। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अपने असिस्टेंट की तरह यूज़ करो। अब दुनिया में हर किसी के पास असिस्टेंट है। अपन लोग सूट्स देखते हैं ना, सूट्स में वो क्या, हार्वी स्पेक्टर के असिस्टेंट कौन है, सेक्रेटरी डोना, क्या बढ़िया सेक्रेटरी है, ठीक है, सब कुछ रेडी यार। वैसे ट्रीट करो AI को। मिड जर्नी, चैट GPT, तुम उनसे बात कर सकते हो यार, लिटरली, मतलब यू कैन टॉक टू द AI, यू कैन फिगर आउट कि भाई ये तुमको अपने शेड्यूल में दिक्कत हो रही है कि मैं दिन में क्या, तुम चैट GPT खोलो और चैट GPT को बताओ कि मेरा दिन ऐसा है, मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास 6 घंटे होते हैं काम करने के लिए, प्लीज़ मेरे लिए शेड्यूल बना के दो। वो शेड्यूल दे देगा तुमको। और GPT पर्टिकुलरली क्रेजी नहीं है, मतलब चैट GPT इन सेंस की, बिल्कुल, जो पूरा ट्रांजिशन भी रहा है, और अभी लेटेस्ट 4 आया है जो चैट GPT 4 जो है पूरा, उसका थोड़ा बता, क्या आर्क रहा है? हाँ, ये ओपन AI काफ़ी पहले से इनफैक्ट ये प्रोडक्ट बनाने का ट्राई कर रहा था। इट इज़ नॉट दिस, वो तो अभी प्रोडक्ट रेडी हुआ है, अभी थोड़ा पब्लिक इसको यूज़ कर सकती है, सर्वर्स हैं, सब कुछ इंफ्रा इन प्लेस है, तब जाके अभी फाइनली पब्लिक के लिए एक्सेस हो चुका है स्टार्ट। लेकिन GPT पे काफ़ी पहले से काम चल रहा है, 2018 से ही आई थिंक इस पर स्टार्ट हो चुका है काम। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है यार, अपने सिरी विरी, राइट, गूगल, इट्स एवरीवेयर। नेटफ्लिक्स का जो तेरा सीरीज रिकमेंडेशन आ रहा है, क्या है, हर जगह AI है। GPT एक इंटरैक्टिव AI है, चैट GPT, और मिड जर्नी भी वैसे इंटरैक्टिव AI है। अब इसका जो टाइमलाइन है, इसका टाइमलाइन तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट में बैठे हुए हैं, अभी हम यहीं बैठे हैं। अब इंसानों का बिहेवियर और दुनिया कैसे फ्लो करेगी इन सब AI बेस्ड टूल्स के साथ, ये तो वो टाइम बताएगा। पर 4 सिग्निफिकेंटली पावरफुल नहीं है बाकी। क्या सीन है मैं बताता हूँ, 1 मिनट, मैं इसका पूरा सीन समझाता हूँ। तो चैट GPT जो सबसे पहले पब्लिक के लिए जो रिलीज़ हुआ था, वो GPT 3.5 था, वर्जन उसका 3.5 था। अब इन लोगों ने क्या करा है, ओपन AI वालों ने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जो कैटेगरीज हैं वो हैं रीजनिंग, स्पीड और कॉन्शियसनेस। इन 3 कैटेगरी से लोग GPT के मॉडल्स को देखते हैं कि कितने अच्छे हमारे मॉडल्स हैं, कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा यूज़र को। अब जो GPT 3.5 था उसमें रीजनिंग, हाँ, सवाल के जवाब अच्छे मिल रहे हैं, स्पीड भी ठीक ठाक आने लगी थी यूज़र्स को, बट कॉन्शियसनेस, अब कॉन्शियसनेस भी इनका एक डिटर्मिनेंट फैक्टर है कि तुम AI से बात कर रहे हो, वो तुमसे कितना इंसानों की तरह बात कर रहा है, तो ये भी एक एलिमेंट है। तो ये GPT 3 में कॉन्शियसनेस काफ़ी कम थी।
अब GPT-4 में क्या है, GPT-4 में रीजनिंग भी तुम्हारी तगड़ी है, मतलब तुम्हारा डेटा बहुत हाईली एक्यूरेट है, बिकॉज जहाँ जिस पूल से डेटा आ रहा है, पूरे इंटरनेट से डेटा आ रहा है, ओपन एआई के एल्गोरिथम में पूरे इंटरनेट से डेटा आ रहा है, तो एक्यूरेसी का जो चांस है वो काफ़ी हाई है। उसके बाद कॉन्शियसनेस भी बहुत हाई होगी। अब GPT-4 से तुम इंटरैक्ट करोगे तो यार लगेगा कि वाह यार मैं ऑलमोस्ट एक असली इंसान से बात कर रहा हूँ भाई। तो कविताएं लिख दे रहा है भाई, कविताएं लिखोगे, हाँ कुछ भी थोड़ा सा बता उसको कि मुझे आई वांट दिस, राइट मी अ पोएम। बिल्कुल, कितना कुछ है। मतलब मैं अपने फर्म का ही बता सकता हूँ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे हमें कंटेंट ब्लॉग्स वॉग्स, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे हम हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से स्वीडिश लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ भी ट्रांसलेट कर रहे हैं सॉरी, तो क्या होता है कि कुछ कुछ ग्रामेटिकल्स और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम गूगल ट्रांसलेट तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो एकदम 100% प्रिसाइज और एकदम नेटिव स्वीडिश लैंग्वेज में नहीं होता। अब GPT-4 का मॉडल वो करके देगा। GPT-4 को तुम फीड कर दो, आई हैव एन आर्टिकल and I want to translate this into native Swedish. It has to be completely precisely Swedish speaking, all वो सब तुम पैरामीटर सेट करो, फिर आर्टिकल भेज दो उसमें, GPT तुरंत ट्रांसलेट करेगा सब कुछ एकदम प्रिसाइज नेटिव स्वीडिश लैंग्वेज में, ताकि एकदम नेटिव लोगों को समझ में आ जाए। अब ये चीज़ हो गया। मैं अपने माताजी और पिताजी को दिखा रहा था अभी कि कैसे भाई क्या सिस्टम है इसका, और भाई बहुत ही फ्लिप हो गए वो कि ऐसा भी होता है। और मैंने अपने पापा का ही प्रॉम्प्ट दिया कि ये ऐसे हैं और यहाँ आ रहे हैं इनके बारे में, और इनको एक लेटर लिख दे बढ़िया सा। ऐसा मैंने भी करा है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो काफ़ी बहुत उदास हो रही थी, वो 3-4 दिन से काफ़ी उदास हो रही थी। मेरे को बीटी आ रही थी, मैं टाइम देके उसको हेल्प नहीं कर पा रहा किसी चीज़ के लिए। तो फिर मैंने GPT खोला मैंने ChatGPT खोला, मैंने अपनी फ्रेंड की प्रॉब्लम समझाई उसको, और फिर मैंने GPT को बोला कि अब मेरे को उसको मैसेज भेजना है, तो फर्स्ट पर्सन में मेरे को एक आंसर दो जो मैं उसको भेज दूँ, ठीक है। इतने बड़े बड़े चिट्ठे पेल के भेजे ना मैंने एक साथ, GPT being the wingman, असिस्टेंट, सेक्रेटरी, सब कुछ, एवरीथिंग। यही तो बोल रहा हूँ, मतलब AI को ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में यूज़ करना स्टार्ट करो, डरने की जरूरत नहीं कि मेरी जॉब चली जाएगी। ये सब कितना हल्ला हो रहा है, कितना हल्ला, ओ बाप रे, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, मुझसे पूछते हैं लोग कि पर जैसे ऐसा मिड जर्नी की भी बात तूने टच की थी, और एल्बम आर्ट बनाने के लिए वो प्रॉम्प्ट भी तो तुम ही दे रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो तुम क्रिएटिव नहीं होगे अपने उस आउटलुक में, तो तुम कैसे निकाल के उसको रिजल्ट दोगे ना। तो बनाना भी तो तुम्हें ही है वो चीज़ इवेंचुअली। एग्जैक्टली द ट्रुथ हैज बीन स्पोकन। यही सच्चाई है यार। देखो इसीलिए ये सब चीज़ें हमारे साथ चलेंगी, हमारा टूल है। फोटोग्राफर्स की दुनिया में क्या हुआ था, सन 2002 में आया था, 2001 में फोटोशॉप आया था, ठीक है, गुड पॉइंट। 2001 में फोटोशॉप आया था और सारे फोटोग्राफर्स ये क्या आ गया, हमारी तो इंडस्ट्री खत्म हो गई, हमारी तो जॉब गई, हमारा तो। अब फोटोग्राफर ना कैमरे से फोटो खींचता है, फोटोशॉप में एनहांस करता है और फिर कंटेंट डालता है, ठीक है। एक टूल आ गया है वो उसके कंटेंट बेटर करने के लिए। सिमिलरली तुम्हारी जॉब में AI आ गया, तुमको एक असिस्टेंट मिल गया भाई फ्री का। एक असिस्टेंट को हायर करने के अलग से पैसे लगते थे, ठीक है। वो तुमको एक सॉफ्टवेयर में असिस्टेंट मिल गया, तुम कुछ भी क्वेरी डालो, पूछो, फिनिश करो, अपना काम खत्म करो। वही है यार ये AI का। देखो बार मतलब देख, मैं तो तेरे साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ इस टाइम पे, लेकिन कोई भी क्रिएटिव होके AI को हर चीज़ में यूज़ कर सकता है लाइफ में। तो उससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि उसको समझो और उसको यूटिलाइज़ करो। कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो ताकि तुम अपनी जॉब में ही बेटर हो जाए। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? हाँ। कि उससे डरो जो AI यूज़ करके लोग बोल रहे हैं AI से मत डरो, उस इंसान से डरो जो AI यूज़ कर रहा है अपनी जॉब बेटर करने के लिए। और वो कंपटीशन तो वैसे ही डेड नहीं होना यार, यू हैव टू बी बेटर, तुम्हें बेटर होना ही है। ये इसीलिए हम काफ़ी गोल्डन एरा में है यार। हम लोग, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, देखो आई वॉज बॉर्न इन 1996। अभी 1996 में इंटरनेट बन रहा था। अभी ये पिछले 27 साल में इतना कुछ हो गया। मेरे पेरेंट्स की जनरेशन तो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाती है यार। एग्जैक्टली, हाँ। क्या आ गया। तभी तो मैंने GPT दिखाया कि देखो क्या सीन है। मतलब कितना हम कैसे गोल्डन एज में बैठे हुए हैं, मेरे को यकीन नहीं होता कभी। मतलब स्पाइन चिलिंग फैक्ट है ये कि इतनी एक्साइटिंग लाइफ है ना हमारी। अबे कोविड देख लिया, नोटबंदी देख ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लिया, क्रिप्टो देख लिया। अबे भाई क्या देख रहे हैं यार हम लोग। राइट। आगे की क्या है तू सोच रहा है? वो बायो ह्यूमंस और ये सब चीजें होने वाली। सिंगुलैरिटी कहते हैं उसको। सिंगुलैरिटी एक इवेंट है जब मतलब इंसान और रोबोट्स फाइनली कंबाइन हो जाएंगे। मतलब वो एक्सपेक्टेड है 2050 के आसपास ऐसा इवेंट। मतलब देखो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आई थिंक न्यूरालिंक से। हाँ न्यूरालिंक तो चलो, न्यूरालिंक तो यार एक वो हो गया जो इलॉन मस्क डेवलप कर रहा है। उसके अलावा मुझे लगता है स्विट्जरलैंड में कहीं ब्रेन इम्प्लांट्स हो चुके हैं ऑलरेडी,
छोटे नैनो रोबोट्स वाले जो प्लांट, नैनो रोबोट्स नहीं बोलेंगे उनको, बट काफ़ी माइक्रो रोबोट्स बोल सकते हैं, वैसे इम्प्लांट्स तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कहीं देखा था मैंने, हार्ट भी मैकेनिकल हो सकता है आज की एज में, पेसमेकर वगैरह पेसमेकर, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो रही हैं। अब वो गुड पॉइंट, मतलब ये सब चीज़ें हैं ही है स्टार्टिंग हाँ, से ही, पर already है। मतलब वो जो वही तो सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि पूरा ही मतलब आर्म्स वगैरह नहीं वो तो चलो साइबर जेनेटिक्स एंड मॉडिफिकेशंस, बट वो भी है ब्रो जो पैरा मतलब एथलीट्स वगैरह यूज करते हैं इन अ वे, और ट्रू I think- तो ये सब है ऑलरेडी बाहर। अब इसी को साइंटिफिकली और इम्प्रूव कर करके, यू नो, बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर करके कैसे तुम इम्बेड कर दो पूरा का पूरा, कि तुम्हारा यू नो आँखों में कैमरा आ गया परमानेंट, ताकि फ़ोन तुम्हारा खाली एक कांच है, वीडियो तो तुम यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हो। Is it a fascinating world to you? Definitely, that's why I'm talking about it. Why would it not fascinate me? But the point is कि we'll not touch this, मतलब जो ये later on आया ना, तब तेरे को तब मैंने पूछा fascinate, मुझे पता है तेरे को ये टेक्नोलॉजी तो ओवरऑल fascinate करती, और fascinate ज़्यादा fear element भी है ना, तो मैं इसलिए भी पूछा कि तो fearful है कि नहीं है। नहीं, मैं क्यूरियस हूँ। हाँ बस exactly। मैं क्यूरियस हूँ। फियर क्या करना है यार, फियर डरने का क्या है? डरना, मशीनें तो डरना वरना थोड़ी है, मशीनों को तो अपन को चलाना है, मशीनों को तो चलाना है। अब तुम स्मार्टली चलाओ, डरो मत, है ना। और अभी जितने भी एआई मॉडल्स, जितने भी रोबोटिक्स के 3 लॉज होते हैं, रोबोटिक्स के लॉज होते हैं, उसमें से एक मेन लॉ होता है कि वो इंसानों को कभी हार्म नहीं कॉज कर सकते। अब इसी सबसे बड़े क्लॉज को लेके Elon had a very different approach thought on it. He was, और OpenAI में भी अर्ली वो था, मूवर था, बट उसका काफ़ी डिफरेंट व्यू पॉइंट था कि AI is gonna cause trouble. मतलब इट विल डेफिनेटली कॉज ट्रबल। आई मीन देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि सब स्मूथली निकल जाए, बट जहाँ तक प्रिंसिपल्स ऑफ रोबोटिक्स एंड मैकेनिक्स हैं, अभी जब तक जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास, इतना ना भूल जा, इतिहास ऑनर्स पढ़ा है मैंने। हाँ ठीक है। हाँ। और तू साइंस साइड का लग रहा है मुझे, थोड़ा सा चिल मार के बता, थोड़ा मतलब हम जैसे नूब्स को समझ में आ जाए चीज़ें। ये मतलब ये एक्चुअली नूब वाली बात ही है कि एआई और रोबोट कभी इंसान को हार्म नहीं करेगा, ऐसा रूल लिखा गया है, ऐसा रूल बनाया गया है। कोई भी एआई नहीं, वेपन्स तो यार मैनुअली कंट्रोल हो गया ना, मतलब अगर तुम एक रोबोट को वेपन पकड़ा दोगे तो वो तुम पे गन नहीं चलाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं, सीधी बात। मतलब ये अभी फिलहाल तो प्रिंसिपल्स ऑफ रोबोटिक्स ये हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी यार, देखो ऑलरेडी GPT-4 से बात करते करते कभी कभी लगता है भाई मैं सच में असली इंसान से बात कर रहा हूँ क्या। बाय द वे, कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, यू नो, उदास हो तुम कहीं, तुम वो भी बात कर सकते हो GPT से, ठीक है, ये तुम सीधा वो बोल सकते हो। तो इसलिए मैंने एक बार अपना नॉर्मल एक छोटा मोटा इशू था मेरे लाइफ में, एलेक्सा से थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। हाँ, पहुंच रहा है। मेरा एक ऐसी इशू चल रहा था कि मतलब कि क्या करूँ मैं, अब मैं क्या करूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं ये करूँ कि ये करूँ। तो मैंने GPT से बोला, GPT ने बोला कि हाँ मैं एक AI लैंग्वेज में तुम्हारा डिसीजन नहीं बना सकता, लेकिन वो बोलने के बाद उसने ये भी बताया कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, और तुम ये कर सकते हो। ओह माय गॉड। तो वो Did it work? हाँ, व्हाई नॉट। मैं बोलता हूँ वो असिस्टेंट है, सेक्रेटरी है वो, मतलब फुल पावर असिस्टेंट है। मतलब तुझे जानती है अच्छे से, वो सबको जानती है, फैसिनेटिंग। ये सबकी सेक्रेटरी सबको जानते हैं, जनहित में जारी। ठीक है ब्रो, फेयर इनफ यार। मतलब सीरियसली, मतलब काफ़ी एक्साइटिंग टाइम चल रहा है, काफ़ी एक्साइटिंग टाइम चलता जाएगा। जहाँ तक मैं देखा है सब कुछ, मतलब भैया देखो हमारी जनरेशन तो फुल ऑन एक्साइटेड मोड में ही रही है हमेशा से, ठीक है। और इससे यार फिर बाकी प्रॉब्लम्स भी आती है, इसलिए हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही मतलब वो बातें, डिसिप्लिन वाली बातें करी थी ना। अब क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि यार TMI हो जाता है, टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाता है। टू मच इन्फॉर्मेशन से ना इंसान फैलने लगता है, फोकस्ड डिवेट हो जाता है। इसीलिए इन सब इन्फॉर्मेशन को अगर रखना है, समझना है और साथ में आगे भी बढ़ना है, तो डिसिप्लिन्ड वे में प्रोसीड करो लाइफ में। ये सब रिलेटेड है यार, ये सब जो प्रॉब्ली जो बातें मैं कर रहा हूँ सब यहाँ से कनेक्ट। कैटेगराइजेशन भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि आप उसको आपके दिमाग में शेल्स बने हुए हैं कि उस ड्रॉअर में आराम से आप चीज़ें स्टैक कर पा रहे हो। तो थोड़ा क्योटिक होती है स्पेस, तो फिर स्टैकिंग मुश्किल हो जाता है आपके लिए। दैट्स वेरी ट्रू। Mr. Varun, how was the experience being the first guest? I hope privileged. अरे यार कैसा लग रहा है तेरे को? सुपर मैसिवली प्रिविलेज्ड यार, क्रॉक्स विद सॉक्स। It is. बढ़िया सेटअप है, बढ़िया एनवायरनमेंट है, बढ़िया बंदा है तू, मस्त करेगा। मतलब क्या यार, मतलब आई हैव विजन्स फॉर दिस एंटायर थिंग, यू नो। मतलब मुझे पता है ये कहीं ना कहीं जाएगा, कहीं ना कहीं जाना चाहिए। हम बैठे हैं। Thank you, my friend.